हेलो फ्रेंड्स। आज आपके साथ इस वीडियो में हम जो चर्चा कर रहे हैं वो आप लोग सब जानते हैं कि किस चीज़ की चर्चा है। चर्चा होगी अगले हफ्ते की बाज़ार किस तरीके से रहने वाले हैं। सर आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट दिख रही है। वो मुस्कुराहट इस बात की है कि जब सारी दुनिया ये बात मान के बैठी थी कि जी अब बाज़ार नहीं आएगा कंट्रोल में, तब हमने ये बात कही थी कि बाजार देखिएगा जब मैं नीचे गिरने लगे थे मंथली एक्सपायरी में, मैंने कहा था ध्यान रखिएगा, सावधान रहिएगा, अलर्ट रहिएगा, बाजार ओवरसोल्ड है, यहाँ से एक रिकवरी आ सकती है। वहाँ से एक रिकवरी आई, जब वो रिकवरी आने लगी तो सारी दुनिया टूट पड़ी। अब तो नई तेज़ी की तरफ बाजार जाएंगे। तभी मैंने आपको सचेत किया, नहीं जी अभी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बाजार जा किधर रहा है। क्या 25,600 तोड़कर 25,800 की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। और अगर वो नहीं जा रहा है और 25,200 तोड़ देगा तो बाजार फिर दोबारा से बियर्स की गिरफ्त में होगा। ऐसा ही हुआ तो बहुत संभल कर धीरे धीरे जो है वो ट्रेड लेने की ज़रूरत है। एक साथ ना तो सारे ट्रेड लिए जाते हैं और ना ही एक साथ सारा पैसा लगाया जाता है। तो क्योंकि अगर आपका व्यू गलत होगा आप एक ही सौदे में ख़त्म हो जाएंगे। तो सीधी सी बात यह है कि जब हम कोई भी ट्रेड लेते हैं तो धीरे धीरे हमें वो एग्जीक्यूट करने चाहिए, बजाय कि एक साथ सारे एग्जीक्यूट करने के। तो वैसा हुआ भी और हमारे लिए अब ये जो स्थिति बनी है बाज़ार के लिए बहुत मैं व्यापक रूप से कह सकता हूँ कि एक ऐसा डिसाइसिव मूव बाज़ार ले सकता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 50% है। और वो कहाँ से लेगा वो आप ध्यान से समझिएगा। देखिएगा निफ्टी 50 का चार्ट आप डेली चार्ट देख रहे हैं और यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन एंटीसिपेट कर रहे थे सभी लोग कि 25,800 तक शायद बाजार जाए और उसके बाद करेक्शन हो। लेकिन बाजार के अंदर इनहेरेंट स्ट्रेंथ नहीं है, यानी कि बाजार में जो स्ट्रेंथ रहती थी वो स्ट्रेंथ मिस थी। और अगर आप देखेंगे कि जो हाइज लगे थे पिछले साल सितंबर में वहाँ तक अभी हम नहीं पहुँच पाए हैं। और इन सब के बीच अब बाजार ने अपनी जो गिरफ्त है 25,200 की वो तोड़ दी है। और फिर उसके बाद मैं वीक के बीच में आपके साथ आया कि मैंने आपको बताया कि भाई साहब थर्सडे के दिन मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की और वहाँ पर जब हमें लगा कि भाई व्यू अब बिल्कुल क्लियर है, अब बाजार और मंदी कर सकता है। अब इस हफ्ते के अंदर हैं दिन 4 और 4 दिन में से 2 दिन मंदी वालों के लिए हो सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा कि शुरू के जो 2 दिन हैं सोमवार और मंगलवार वो काफ़ी क्रूशियल हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें लगता है कि कम से कम एक रिकवरी जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज या DIIs की तरफ से आ सकती है एक्सपायरी वाले दिन। प्रोबेबिलिटी उसी की है। तो बाजार अब उन्हीं लेवल्स के आसपास आने की तैयारी करेगा जहां पिछले महीने की एक्सपायरी हुई थी। तो पिछले महीने की जो एक्सपायरी है उसके आसपास तक 24,500 24,400, क्योंकि अब अंतराल बहुत ज़्यादा नहीं रहा है, 200-250 पॉइंट का ही है, तो वहाँ तक बाजार के आने की संभावना है। तो वो पॉइंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं उसको इंपॉर्टेंट नहीं कर रहा कि जी 200-250 पॉइंट इधर चला जाएगा उधर चला जाएगा, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। मेरे लिए बात ये हो रही है कि अभी जो 24,400 का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनके भी अपने ट्रेड्स हैं वो यहाँ पर, चाहे वो तेजी के ट्रेड्स हैं चाहे वो मंदी के ट्रेड्स हैं, वहाँ पर देखिएगा। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर वहाँ मंदी वाले के भी जो ट्रेड्स हैं वो एक बार आपको स्क्वेयर ऑफ करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एक ऐसा लेवल है इसके बाद या तो बाजार के अंदर इस तरीके की वेव आएगी, ऐसी आंधी आएगी कि बाजार ऊपर ही ऊपर आपको नजर आए और बाजार शायद वो जो हाइज जो पिछले साल सितंबर में लगे वो भी तोड़ दे। संभावना कितनी है सर आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से संभावना है मात्र 20%, राइट। 20% संभावना रहती है उसकी। देखिएगा बाजार है तेजी में मंदी का एहसास और मंदी में तेजी का एहसास हमने बाजारों में बहुत बार देखा है। जो आपने बहुत अभी सर्दियाँ शुरू हो रही हैं तो सर्दी में गर्मी का एहसास बोलते हुए आपको अमिताभ बच्चन नजर आएंगे। लेकिन उन सब के बीच मंदी में तेजी का एहसास और तेजी में मंदी का एहसास, यही बाजार की विडंबना है। क्योंकि जब मंदी हो रही है तो सब लोगों के दिमाग में मंदी घुस जाती है और जब तेजी होती है तो सबके दिमाग में तेजी घुस जाती है। और वहीं से शायद बड़े प्लेयर्स जो हैं वो पैसा बनाते हैं, क्योंकि जहाँ से वो व्यू बदलते हैं
तब तक आप अपने सौदे से बाहर नहीं निकल पाते और गेम बदल जाता है। तो हो सकता है कि यहाँ तक बाजार जो है आपको जाते हुए नजर आए। अब इन सब के बीच में लगता क्या है, इन सब के बीच में क्या हमारा व्यू बनता है? व्यू ये बनता है कि देखिएगा, अगर ये 20% प्रोबेबिलिटी हो गई तो वो मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए शायद भलाई का ही काम होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, जिसकी संभावना 80% लग रही है, क्योंकि बाजार में जिस तरीके के ट्रेंड अभी दिख रहे हैं, एक प्रोबेबिलिटी ये भी बन रही है क्योंकि फंड्स जो हैं वो प्रीसियस मेटल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। जो करेंसी छपी है वो कहीं ना कहीं तो जगह लेगी ना। गड्ढा होगा तो पानी गड्ढे की तरफ जाएगा। तो अल्टीमेटली अब इन्वेस्टर्स का जो रुझान हो रहा है वो प्रीसियस मेटल की तरफ होता है। अगर वहाँ से म्यूचुअल फंड्स के इनफ्लोज नहीं हुए, कम हुए, तो म्यूचुअल फंड्स भी बाजार को रोक नहीं पाएंगे। ऊपरी लेवल पर एफआईआईज की सेलिंग कंटिन्यू रहेगी। दूसरा है ट्रेडर्स माइंडसेट। तो जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जिनको बड़ा मूव खेलना है, क्योंकि साल में एक बार क्या होता है, एक बड़ा मूव खेल जाते हैं बड़े प्लेयर, जैसा आपने पिछले साल भी देखा। मैं आऊँगा अभी उस मुद्दे पर कि किस तरीके से आज मैं MACD का सहारा लूँगा लॉन्गर टाइम फ्रेम में, जिसमें आपको बात करूँगा। अब यहाँ से बाजार अगर 24,400 टूट गया तो होगा क्या? अगर एक्सेसिवली जो है सेलिंग एफआईआईज की बढ़ गई और वो 3 या 4 दिन, मान लो 7, 8, 10 हज़ार करोड़ बेचने लगे, तो DIIs अभी उनके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैश की नहीं है, लिक्विडिटी की, क्योंकि वो जितना परसेंटेज कैश रखते हैं वो जनरली 4 से 5% कैश होल्ड करते हैं, जो अब बिलो लॉन्ग टर्म एवरेजेस म्यूचुअल फंड्स ओन कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली दूसरा जो मैंने आपको बोला कि लोगों का रुझान गोल्ड सिल्वर की तरफ है, तो इक्विटी में शायद पैसा इस वजह से भी ना आए। तो दूसरा यहाँ पर अगर वो सेलिंग होती है तो जो लॉन्ग टर्म्स के इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे। और वो स्टॉप लॉस जब ट्रिगर होंगे, एक भयावह स्थिति बाजार के लिए बनेगी। वो धीरे धीरे करके बाजार को यहाँ से जब ये लेवल्स टूटेंगे, वहाँ से 5% से लेके 8% तक और तोड़ने का दम रखती है। लेकिन उसके लिए आपको पहले एक पुल बैक का इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद एक्सपायरी के बाद ना टूटे, एक्सपायरी के बाद एक बार बाजार ऊपर की तरफ आए, दोबारा से 25,000 अटैम्प्ट करें और उसके बाद फिर ये जो मार्केट है वो मचे। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अभी हम खाली एक्सपायरी तक की बात करें। एक्सपायरी तक अभी हमें लगता है कि सोमवार का दिन थोड़ा सा मंदी का ही रह सकता है। मंगलवार जब मंथली एक्सपायरी है निफ्टी की के जो स्टॉक्स हैं उनकी भी और इंडेक्स की भी, वहाँ से एक रिकवरी दोपहर के टाइम म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री वाले लोग या DIIs ला सकते हैं। उसकी प्रोबेबिलिटी 50-50 है। अगर दोपहर में मूव आ गया DIIs की तरफ से, बड़ा शार्प आएगा, बहुत तेज़ी से आएगा। वो 12 बजे आए, 1 बजे आए, 1:30 बजे आए, 2 बजे आए, 2:30 बजे ना भी आए, अभी बाजार पूरा बियर्स के कंट्रोल में है। तो 1.5 से 2 दिन, 1.5 दिन मैं मान के चल रहा हूँ, थोड़ा सा अलर्ट होकर खेलने की जरूरत है। आधा जो दिन है लास्ट का, उसमें अगर म्यूचुअल फंड्स का सहारा हो गया तो बाजार में काफ़ी, क्योंकि बड़ी कैंडल्स लगातार ओवरसोल्ड बाजार है, कभी भी रिकवर कर सकता है। उसके बाद मैं भी 2 दिन की ही बात कर रहा हूँ। बुधवार को सेंसेक्स की एक्सपायरी है, उसकी अभी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस बार वीक में फिर थर्सडे की छुट्टी है। बड़ा फूक के कदम रखना पड़ेगा इस बार, क्योंकि वीकली एक्सपायरी भी है, मंथली भी एक्सपायरी है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो निफ्टी की बात हमने कर ली। अब आते हैं थोड़ा देर के लिए निफ्टी बैंक पे। अब देखिएगा ये निफ्टी बैंक का जो चार्ट आप देख रहे हैं ना, निफ्टी बैंक का, और निफ्टी बैंक का चार्ट भी यही बता रहा है कि भाई मुझे भी जो पिछले लेवल थे वो 53,500 के आसपास और 53,600 के आसपास, इन लेवल्स के आसपास बाजार आ सकता है अगले 2 दिनों में। यहाँ पर सिमिलरली यहाँ से फिर एक बाउंस जो है आप एंटिसिपेट कर सकते हैं। बाजार यहाँ पर एक वीकनेस देने के बाद मंगलवार के दिन एक बाइंग इनिशिएट हो सकती है DIIs की तरफ से। अब देखिएगा ये है हमारे सामने MACD, और MACD में डेली पैटर्न के ऊपर ज़्यादा रिलायबल नहीं समझता, लेकिन फिर भी आप देखेंगे जहाँ पर ये नीली लाइन नीचे से ऊपर की तरफ काटती है, तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि ये जो एवरेजेस हैं एक छोटे समय की, एक बड़े समय की। तो जब नीली लाइन नीचे से ऊपर की तरफ काटती है, देखिएगा यहाँ से, तो एक बुलिश व्यू बनता है। यहाँ पर देखिएगा सक्सेसफुली भी रहा, यहाँ से काटा, बाजार एक बार बियर हुआ, लेकिन फिर दोबारा से काट के ऊपर की तरफ चला गया, बाजार बियर बना। उसके बाद यहाँ से ऊपर से नीचे काटा, बाजार थोड़ा समय के लिए नीचे हुआ, लेकिन फिर ऊपर हुआ, लेकिन यहाँ पर ये फॉल्स रहा और यहाँ पर MACD का जो टेक्निकल था वो फेलियर रहा।
लेकिन अगर आप इसी को लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखेंगे, लॉन्गर टाइम फ्रेम देखिएगा, वीकली टाइम फ्रेम, तो आपको काफ़ी सटीक मिलेगा ये। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से बाजार की नीली लाइन ने पीली लाइन को तोड़ दिया, ये लेवल्स थे यहाँ पर। इनके बाद भी बाजार तेजी करता रहा। उसके बाद यहाँ पर नीली लाइन ने पीली लाइन को तोड़ा और बाजार जो है वीक रहा, यानी कि टेक्निकल पैरामीटर सही रहे। यहाँ पर नीली लाइन ने पीली लाइन को तोड़ दिया और उसके बाद ये तेजी का संकेत था और बाजार तेजी रहा। यहाँ पर एक इंडिकेशन बना वीकनेस का, ये वीक रहा, बाजार बिल्कुल क्लियर था। यहाँ पर MACD ने तेजी का व्यू दिया, बाजार भी तेज रहा। बीच बीच में यहाँ पर कुछ व्यू नेगेटिव बना, तो कुछ समय के लिए नेगेटिव बना, फिर टच की, फिर यहाँ पर एक क्लियर व्यू बना और यहाँ से बाजार तेज रहा। फिर यहाँ पर अनडिसाइसिव थे, फिर यहाँ पर नीली लाइन ने पीली लाइन को तोड़ दिया। उसके बाद बाजार में लाइन नीचे आई, लेकिन इंडेक्स ने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर यहाँ से एक बड़ी तेज़ी का मूव दिया और वो तेज़ी का मूव कारगर रहा। यहाँ से एक मंदी बनी और वो मंदी अभी भी जारी है। तो जब तक ये लाइन नीली लाइन, और साथ में हमें ये थोड़ा सा कैंडल्स को भी इंडिकेट करना होता है कि भाई यहाँ पे जैसे कैंडल्स ग्रीन है तो ये इंडिकेट कर रही है कि बाज़ार में मजबूती है। तो इन लाइंस के बाइसेक्ट करने के साथ साथ हमें इन रेड और ये ग्रीन सिग्नल को भी देखना है। तो अगर ये सिग्नल्स भी, क्योंकि ये जो कैंडल्स हैं ये भी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बट कुल मिलाकर MACD का जो है एक लैगिंग इंडिकेटर से, यानी कि जब डेटा आ जाते हैं उसके बाद बनते हैं, पर काफ़ी सटीक जो है। अगर इसको बाकी इंडिकेटर्स के साथ अगर कोरिलेट करेंगे आप, तो ये काफ़ी हद तक जो है आपको कामयाबी दिला सकता है। अब अगर हम देखें निफ्टी 1 डे का चार्ट, अगर हम निफ्टी के वीकली चार्ट्स पैटर्न को भी देखें, तो वीकली चार्ट पैटर्न्स भी क्या संकेत कर रहे हैं। वीकली चार्ट पैटर्न्स भी कह रहे हैं कि भाई एक बार 24,500 24,400 आ जाओ। अब उसके बाद यहाँ पर देखिएगा मंथली कैंडल है। यहाँ मंथली कैंडल में मैंने कहा आपको कि कैंडल भी तभी कंप्लीट होगी, ये अभी नीचे आ जाएगी, तो ये 24,400 के आसपास, और इसका हमें लग रहा दायरा मंथली कैंडल के माध्यम से 22,000 तक आ सकता है एक बार। ये लास्ट टाइप की करेक्शन है और एक अच्छा बुल मार्केट, एक अच्छी तेजी आने से पहले हमें लगता है कि एक बार 22,000 तक भी बाजार आ सकता है। और ये मंथली कैंडल्स के ऊपर एक M टाइप का पैटर्न हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। अब ये जो M टाइप का पैटर्न आएगा, तो यहाँ से बाजार को कम से कम निफ्टी को 200 से 250 पॉइंट के कमजोरी के साथ ये वीकली कैंडल क्लोज करनी पड़ेगी। तो उसके बाद मंथली कैंडल क्लोज करनी पड़ेगी, और मंथ की क्लोजिंग भी मंगलवार को ही हो रही है। तो मंगलवार की जो एक्सपायरी है उसमें आप जो क्लोजिंग देखेंगे वो मंथली क्लोजिंग भी है। तो उन 2 दिनों के लिए बाजार हम जो है कमजोरी का मान रहे हैं। वहाँ से उसके बाद अगर 2 दिन कमजोरी हो जाती है तो फिर अगले 2 दिन हम एक अच्छी रिकवरी के लिए प्ले कर सकते हैं। लेकिन वो कोई सस्टेबल होंगे नहीं होंगे, वो आगे की चर्चा जैसे जैसे बाजार चलेगा तब करेंगे। तो ये थी वीकली कैंडल्स की बात। आज की चर्चा देखिएगा, पुट कॉल रेशियो ये इंडिकेट कर रही हैं कि निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी दोनों ओवरसोल्ड है। अब आगे जाइए सिल्वर पे, देखिएगा सिल्वर पर हमने आपके साथ चर्चा की थी पीछे भी, और सिल्वर ने देखिएगा इस वीक भी दमदार परफॉर्मेंस दी। पिछले हफ्ते का चार्ट लगाया मैंने जब $44.58 पे जो है बाजार बंद हुए थे, वहाँ से 46.65 पर बाजार क्लोज हुए हैं। तो एक हफ्ते के दौरान भी तकरीबन 7-8% की रिटर्न्स सिल्वर ने दी है। तो सिल्वर के अंदर जो चार्ट पैटर्न्स लग रहे हैं ना, देखिएगा ये तो कुछ इस तरीके का है कि कुछ फूटने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। और जो मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर ये $52 तक भी जा सकती है चांदी, यानी कि हमारे यहाँ पर, क्योंकि मेरा जो निवेश है वो सिल्वर बीज में है, तो सिल्वर बीज अभी 132 रुपये के आसपास चल रही है। 132 133 हो गई थी शायद, 133। तो यहाँ से अब ये मान के चली गई 136 या 137 चलेगी, खुलेगी अगर सेम भाव रहा तो सिल्वर का सोमवार को। तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर अगर 50 के आसपास पहुँचेगी तो ये सिल्वर बीज से जो है 150 रुपये के आसपास पहुँच सकती है। तो यहाँ पर 50-52 के बाद अगर सिल्वर निकल जाती है 52 के, तो ये आप समझिएगा मल्टी ईयर्स के हाई जो 2011 में हाई बने थे वो, और जो बने थे 1979 और 80 में, वो हाई तो तोड़ दिए हैं अभी यहाँ पे। तो वो अगर हाई टूटते हैं जो 2011 वाले हाई हैं, और वो $52 के ऊपर अगर ये बाजार ट्रेड करने लग गया, चांदी में तो चांदी हो जाएगी। क्योंकि टेक्निकली ऐसे ब्रेकआउट कभी होते हैं इतने मल्टी ईयर्स के
तो कम से कम 50% की तेज़ी, और वो तेज़ी 50% भी हो सकती है, 100% भी हो सकती है। कोई ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट टेक्निकली आपको बता रहा हूँ अगर ऐसा होता है तो इफ़ एनी, वो फ्यूचर है, फ्यूचर में देखने की कोशिश करेंगे हम कि भाई $52 टूटता है या नहीं टूटता है। तो हो सकता है कि अगर $52 टूटने के बाद ट्रेड, ओनली फॉर ट्रेडिंग, $52 के बाद अगर सिल्वर में वो लेवल्स मेंटेन रहते हैं और हमें 3-4 दिन $52 के ऊपर चांदी बंद होती हुई नज़र आती है, तो हम हो सकता है कि एग्रेसिवली चांदी के अंदर ट्रेडिंग की पोजीशंस भी लें। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही, और व्यू आपके साथ हमने डिस्कस कर लिया बाजार किस तरीके करे। अरे हाँ, डेटा पॉइंट रह गए हैं सर, सॉरी अभी बात करेंगे। तो अभी डेटा पॉइंट्स पे बात होनी रह गई है। तो FIIs के डेटा सबसे पहले देखते हैं। FIIs ने क्या किया, FIIs ने क्या किया जी, 336 लैक्स जो है ऑप्शंस में पुट खरीद के बैठे हैं, और वो इतनी कमजोरी के बाद भी उन्होंने अपनी पुट बढ़ाई। वो कहते हैं जी हम बिल्कुल मंदी खेलने के लिए तैयार हैं। ऊपर से कॉल भी जो उन्होंने बेच रखी थी वो उन्होंने खरीद ली है, तो अल्टीमेटली उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया। स्टॉक के फ्यूचर्स 21596 बेच के गए हैं जी। निफ्टी का इंडेक्स भी बेचा है, यानी कि इंडेक्स फ्यूचर्स भी है। भैया FIIs कह रहे हैं हम सोमवार को जा रहे हैं मंदी के साथ, हम सोमवार को खुलेंगे बाजार, हम साला सीधा उठते के साथ बाजार में माल फेंकने के लिए तैयार है। ये FIIs के डेटा कह रहे हैं। तो FIIs का डेटा क्या कह रहा है, भैया उठूंगा, सुबह उठते के साथ लो भैया तुम बाजार को संभालो, मैंने माल फेंकना शुरू कर दिया है। ये FIIs के डेटा है। अब दूसरे डेटा है प्रो के। अब जो प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स हैं, यानी कि जो जनरली ब्रोकर्स के अकाउंट है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स हम इनको बोल सकते हैं। अब इनके जो डेटा पॉइंट्स है वो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जी देखिएगा मैं इंडेक्स को खरीद के जा रहा हूँ, भाई मैंने मंदी कर रखी थी, मैं अपनी मंदी में से प्रॉफिट लेके जा रहा हूँ, वो बाजार तो मंदे थे। स्टॉक फ्यूचर्स में भैया बहुत ज़्यादा मंदी कर ली है FIIs तुमने, मैं तो भैया स्टॉक फ्यूचर्स खरीद के जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे तेजी कर रहा हूँ। इंडेक्स में क्या कर रहे हैं, बोले जी कॉल हम बेचेंगे, ऊपर बाजार जाने की संभावना कम है, हम बाजार को नीचे भी नहीं जाने देंगे। हालांकि हमने खरीद रखी है, थोड़ा बहुत हम नीचे जाने देंगे, हमने पुट खरीद रखी थी, हमने उन पुट में से प्रॉफिट बुक नहीं किया, क्योंकि हमने पुट जो खरीद रखी उनमें प्रॉफिट बुक कर लिया। तो जो प्रॉफिट बुक कर लिया तो हमने कुछ प्रॉफिट भी काटा है। तो प्रो वाले जो अकाउंट हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि बाजार में किसी भी साइड का मूव आ सकता है, क्योंकि उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स लिए। लेकिन वो ये मान के चल रहे हैं, ऑप्शन के डेटा को अगर मैं करेक्टली रीड करने की कोशिश करूँ तो ऑप्शन के डेटा सीधा ये कह रहे हैं कि उनको 1:2 की रेशो में लग रहा है कि थोड़ी मंदी हो सकती है, इसकी संभावना 2 है, थोड़ी तेज़ी हो सकती है, उसकी संभावना है, यानी कि 2:1 की रेशो में ट्रेड लेके गए हैं। तो अल्टीमेटली जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उनके जो फ्यूचर्स के ट्रेड्स हैं वो बेशक से तेज़ी के हैं, लेकिन ऑप्शंस के ट्रेड ये इंडिकेट कर रहे हैं कि वो भी निफ्टी के अंदर 150-200 पॉइंट की मंदी खेलने के लिए तैयार है, और बैंक निफ्टी में 400-500 पॉइंट की मंदी खेलने के लिए तैयार है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर का जो डेटा है वो इंडेक्स के अंदर इस तरीके का है। अगर हम बात करें क्लाइंट की, तो क्लाइंट कह रहा है भैया तुम सब जाओ भाड़ में, मैं हूँ फुल तेज़ी में। यानी कि इस क्लाइंट में रिटेल इन्वेस्टर्स भी, ओवरसीज़ कॉर्पोरेट बॉडीज़ भी हैं, और बहुत सारी ऐसी जो बैंक्स हैं जो क्लाइंट में काम करते हैं, यानी कि वो जो DIs में नहीं काम करते, तो जिनके अकाउंट क्लाइंट में है ज़्यादातर इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। अब इसके ये लोग क्या कह रहे हैं, भैया हम इंडेक्स में हम तेज़ी करके जा रहे हैं, हमने 14250 1.3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पास खड़े होंगे तेज़ी के, स्टॉक फ्यूचर्स में हम बेच के जा रहे हैं। चलो जी हम तो कुछ बेचेंगे ही बाजार में, अब हमारे को भी लग रहा थोड़ी सी मंदी हो जाएगी। इंडेक्स में क्या कह रहे हैं, बोले जी हमने कॉल भी बेच दी, और पुट हमने बेच रखी थी, और उन पुट के भाव बढ़ गए जी, नुकसान हो रहा था तो हमने अपना नुकसान काट लिया। तो पुट में अपना नुकसान काट लिया, लेकिन अभी भी 4.51 कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हुए हैं। प्रो ने क्या किया कि थोड़ी सी जो पुट है वो बेच दिया, यानी कि वो उनको लग रहा है कि भाई लॉस है। इन्होंने तो देखिएगा अपना पुट के अंदर स्टॉप लॉस काट दिया, जो प्रोफेशनल या प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स हैं। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने स्टॉप लॉस काट दिया, इनको मजबूरी में, क्योंकि ये खरीद के बैठे थे पुट, और सॉरी इन्होंने तो प्रॉफिट ही काटा है, इन्होंने खरीद रखी थी, अभी भी खरीद रखी है, और इन्होंने बेच दी। तो जो पुट के भाव बचे इन्होंने तो प्रॉफिट काट दिया, और इनके लॉस कट गए। नीचे रिटेलर्स के क्या हो गए, स्टॉप लॉस कट गए, बेच रखी थी, पुट के और भाव बढ़ गए,
भैया पोजीशन जो बेच रखी थी खरीद लो, कहीं बाजार और ना टूट जाए। तो क्लाइंट ने अपना स्टॉप लॉस काटा, तो अभी भी क्लाइंट भयंकर तेजी में है। अब क्लाइंट का भैया अगले 1.5-2 दिन मुश्किल वाले हैं, क्योंकि जो पोजीशंस हैं FIIs फुल फ्लैश सेलिंग में, प्रो वाले 50-50 हैं और 50-50 पूरे ट्रेड में करें, और ऑप्शन की ट्रेडर लेके तो 2:1 की रेशो में है। 2 उनकी मंदी की कॉल है, 1 तेजी की, क्योंकि उनके स्टॉक फ्यूचर्स तेजी में खड़े हुए हैं। क्लाइंट कह रहा है भाई मैं 90% तेजी में हूँ। भैया क्लाइंट का चूरा निकलने वाला है, पिछले महीने के एंड में भी निकाला इन्होंने। DIs कह रहा है भाई तुम कुछ भी करो, मेरी इतने बड़े ऑप्शन है नहीं, मैं तो सब कुछ अपने जो फंड्स हैं उसके हिसाब से मैनेज कर लूँ, पर भैया मैं खरीद रहा हूँ 5843। तो DIs खरीद तो रहा है, लेकिन अब इंटेंसीफाई हो गई FIIs की सेलिंग, और हमें लगता है कि अगले 1.5 से 2 दिन इंटेंसीफाई रहेगी। लेकिन DIs लास्ट दिन में बाजी जरूर मारने की कोशिश रहेगा, क्योंकि अगर ओवरसोल्ड मार्केट है तो दोपहर के बाद या दोपहर में सेकंड पार्ट में DIs बाइंग करने आ सकते हैं। तो मुझे लगता है 1.5 दिन की मंदी आधे दिन की तेज़ी हो सकती है, इसकी संभावना 80% है। और बिल्कुल 2 दिन मंदी हो जाए इसकी भी अच्छी संभावना है, बट मैं उसको 20% कैटेगरी में मानूंगा, क्योंकि बाजार थोड़ा सा ओवरसोल्ड है। तेजी की कॉल लेना इस समय खतरे से खाली नहीं है 2 दिन के लिए। 2 दिन के बाद देखेंगे बाजार जबरदस्त ओवरसोल्ड होगा तो फिर एक टेक्निकल बाउंस हो बनेगा नहीं बनेगा, मंदी हो रही है या नहीं हो रही है, वो तब डिसाइड करेंगे। मुझे क्या लगता है बाजार के बारे में, वो आकलन मैंने आपके साथ किया। इसमें मैंने डेटा पॉइंट्स को भी यूज़ किया, चार्ट को भी यूज़ किया, और सबसे खास बात जो है एक बिहेवियर जो है इन्वेस्टर्स का, जो बिहेवियर स्टडी है कि इंसान कैसे बिहेव करता है, और उसके हिसाब से जो है मैं देख रहा हूँ। और बाज़ार को जब ऊपर लेके गए तो क्या सोचा होगा इन्वेस्टर्स ने, और किस तरीके से एक साइकोलॉजी इन्वेस्टर्स की या ट्रेडर्स की बड़े प्लेस रीड करते हैं और उस पर अपना चक्का चला देते हैं। तो वो शायद चक्का पिछले महीने के एंड में तो बहुत बुरा चला था, और रिटेलर क्या बुरे फंसे थे। पूरे महीने का क्या 2-3 महीने का प्रॉफिट खा गए थे। तेजी वालों का प्रॉफिट 2-3 दिन के सौदों में उड़ गया था। तो आज मुझे लगता है कि जो मैंने चर्चा की है वो क्या पूरे हफ्ते का नाम है हमारा वीडियो का, तो शीर्षक यही रहना है स्टॉक आउटलुक फॉर द नेक्स्ट वीक। बट मैंने अभी चर्चा शुरू के 2 दिन की है, कोशिश करूँगा 2 दिन बाद मंगलवार की शाम को आपके साथ एक वीडियो प्रस्तुत करूँ इस मामले में, जो भी जिस तरीके का निष्कर्ष निकलता है आफ्टर द एक्सपायरी और क्या व्यू बनता है वो आपके साथ रखने की चेष्टा करूँगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। इस वीडियो को केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए समझे और केवल अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए इसको उपयोग में लाएं। यदि आप मेरे को सुनना चाहते रहते हैं, आपको लगता है कि यार रविंद्र सर को सुन लेते हैं, थोड़ा सुनने में मज़ा आ रहा है, कुछ ज्ञान मिल रहा है, उनके लिए सबसे बढ़िया ये वीडियो। ट्रेड अभी लेना ज़रूरी नहीं है। इस ज्ञान को लेके आपको लगता है कि 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 साल बाद अगर आप ट्रेडिंग में आना चाहते हैं तो अपने ट्रेड्स उसके हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन अपना जो व्यू है भैया वो न्यूट्रल है। और सीधी सी बात मैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट के इसी सेक्शन में बताऊंगा, ऐसा नहीं होता कि हमेशा हमेशा हमारा प्रॉफिट होता है, हमें भी लॉस होता है, और कोई ऐसा ट्रेडर नहीं है जिसको लॉस ना होता हो। तो लॉसेस हमें भी बुक करने पड़ते हैं, और हम सही व्यू होने के बावजूद भी जो व्यू हमारा होता है तब भी हम पूरा पैसा 100% पैसा नहीं लगाते हैं। और दूसरी बात ये कि जब हम पोजीशंस बनाते हैं, बेशक से हमारा मंदी का व्यू रहता है, लेकिन उसी टाइम पर हमारी कुछ पोजीशंस तेजी की भी होती है। कि रेशो होती है हमारी कि भाई चलो हमने पोजीशन 40% तेजी रख ली, 60 मंदी की रख ली, 20% तेजी की रख ली, 80% तेजी कर, उसमें भी हम पूरी कैपिटल एलोकेट नहीं करते। तो डिसिप्लिन्ड मैनर के अंदर ही आपको ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और देखिएगा कभी कभी बहुत सारी एसेट्स क्लास बहुत तेज़ी में चलती हैं, जैसा मान लीजिएगा अभी सिल्वर और गोल्ड में इतनी भयंकर तेज़ी किसी ने नहीं देखी। और मैं पिछले हफ्ते किसी अपने ट्रेडर फ्रेंड के साथ बैठा हुआ था, तो वो कह रहा है जी सिल्वर और चांदी में अब तेज़ी नहीं होगी। मैंने उनको यही की बात बोली थी कि भाई साहब ऐसा है कि जितने भी एनालिसिस रहे हैं सिल्वर और तेज़ी, सिल्वर और गोल्ड के, उन एनालिसिस्ट के लिए ये जिस तरीके का मूव आ रहा है ये 1 टाइम आता है लाइफ में, 1 बार आएगा, 2 बार आएगा। तो वो कभी जिन्होंने को 25 साल या 30 साल में चांदी या गोल्ड के मूव देख रहे हैं, उन्होंने इस तरीके का मूव देखा ही नहीं है, तो वो कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। तो वो जितने भी मतलब एक बहुत बड़े एनालिसिस्ट हैं, वो पिछले 2-3 हफ्ते से कह रहे हैं जी चांदी और गोल्ड में जो है
एक करेक्शन आएगी, और बहुत जाने माने गोल्ड या सिल्वर के एनालिसिस्ट है। लेकिन बाजार क्या है, बाजार फंडामेंटल पे बिहेव कर रहा है, और उन्होंने कभी ऐसे फंडामेंटल्स बदलते हुए नहीं देखे, कभी ऐसा पब्लिक एशियन कंट्रीज की स्पेशली आते हुए नहीं देखी कि भाई पूरी जो है कायनात जो है कि गोल्ड या सिल्वर के पीछे लग जाए। तो भाई साहब क्या करेंगे आपके टेक्निकल चार्ट्स, क्या करेंगे टेक्निकल एनालिसिस? तो वही कुछ आजकल चल रहा है गोल्ड या सिल्वर में। और बाय गॉड ग्रेस आप सभी लोगों ने गोल्ड या सिल्वर में अच्छे पैसे बनाए होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको लगता है कि यार ज्ञान वाली बातें होती हैं हमारी वीडियो में, इससे पहले भी एक वीडियो डाली है, तो प्लीज़ कम से कम ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को जरूर से जरूर शेयर करो जो उसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं। दूसरी बात आपको कहता हूँ, अगर चैनल पर आप आते हैं, वीडियो देखते हैं और आपको लगता है कि यार वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं आते, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और उसमें नोटिफिकेशन को ऑन भी कीजिए। तो मैं बहुत कम कहता हूँ ऐसी बातें, लेकिन मुझे लगता है कि जो है हर एक व्यक्ति को जो है फाइनेंशियली समझना चाहिए। हमारे स्कूल कॉलेजेस में ना केवल पॉलिटिक्स और हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, ये नहीं पढ़ाया जाता कि जब आपकी शादी हो जाएगी, जब आपके बच्चे हो जाएंगे, तो शादीशुदा ज़िंदगी कैसे जीनी है, आपको अपने बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है, जब आप पैसा कमाएंगे तो कमाने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर कमा लेंगे तो उसको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, अगर आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए तो अपने हेल्थ के बारे में क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, कौन सी चीज़ आपको खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए, या किस तरीके से आपको अपने पेरेंट्स के साथ बिहेव करना चाहिए, सोशली आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारे स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि हम तो अंग्रेज़ों की बनाई हुई शिक्षा पढ़ रहे हैं, और वो शिक्षा में जो है अब बस अंग्रेज़ों का ही रूल चल रहा है, बस अब वो अंग्रेज़ों के रूप में हमारे पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे बदलाव तो होगा नहीं। तो स्कूलिंग जो होती है ना, उसमें केवल वही चीज़ें पढ़ाई जाती है कि भाई आप अपना कैरियर कैसे बनाएंगे, लेकिन वास्तव में ज़िंदगी कैसे जीनी है वो नहीं सिखाया जाता। और मैं ये मानता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ कि ये तो कम से कम सिखाना चाहिए कि भाई जब आप पैसे कमाओगे तो उस पैसे के अंदर सेविंग की क्या इंपॉर्टेंस है, आपको उसको में फ्यूचर्स में किस तरीके से उसको इन्वेस्ट करके बढ़ा सकते हो, वो सारी चीज़ें, और क्या इन्वेस्टमेंट के रिस्क होते हैं, क्या रिस्क प्रोफाइल है, एक साधारण सी नॉलेज मुझे लगता है कि 10th क्लास तक की जिसकी एजुकेशन है उसमें कम से कम हर साल एक 20% वेटेज किसी भी जनरल स्टडीज़ के पेपर में या सोशल स्टडी के पेपर में या जो भी उपयुक्त लगे, या वो किसी लिटरेचर के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से, इस तरीके की फाइनेंशियल लिटरेसी इंडिया में, और जो बाकी पहलू मैंने बताया वो इंडिया में आनी चाहिए। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय थी, आपको अच्छे लगी हो तो थम्स अप कर देना, और कमेंट में जो भी आपकी और अतिरिक्त राय है वो आप मुझे जरूर से बता देना। आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।